और काटा, अभी स्मॉलेस्ट नहीं बना, अब स्मॉलेस्ट बन गया है। तो फिर भाई क्या करोगे? अरे बोल का दिया। जब किसी के लिए कुछ अच्छा करते हो ना, ऐसा लगता है भगवान का कुछ काम कर दिया। भारत माता तेरी कसम, तेरे रक्षक रहेंगे हम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। दीवारें हम बनेंगे मां, तलवारें हम बनेंगे मां, झूले तुझको है किसने दम। जैसा कि मैंने आपको इस चैप्टर की शुरुआत में ही बताया था कि इस वीडियो को बनाने का मकसद ये है कि हमारा एक स्टूडेंट है जिसका नाम है उत्कर्ष ठाकुर, जो कांदीवली के चौल एरिया में रहता है और जिसने अपने दोनों माँ बाप को खो दिया। उसके सपने टूट ना जाएं, इसीलिए हम लोगों ने उसकी फीस तो बियर कर ली, लेकिन इसके अलावा और भी कई सारे एक्सपेंसेस रहते हैं। जैसे कि वो कोचिंग ज्वाइन करना चाहता है सीए बनने के लिए, सीए फाउंडेशन ऑलरेडी फर्स्ट ईयर वो निकाल चुका है और बाकी की अभी कोशिश कर रहा है, और उसकी बुक्स के लिए तो वो फंड कलेक्ट हो सके, इसीलिए मैं ये वीडियोस बना रहा हूँ। तो इन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए ताकि इस वीडियो से आने वाला एक एक पैसा उत्कर्ष ठाकुर के पास जा सके, उसकी पढ़ाई के अंदर मदद हो सके। लास्ट लेक्चर के अंदर मैंने आप लोगों को सॉलिड स्टेट में कई सारी चीजें पढ़ाई थी। जैसे पहले तो मैंने नॉर्मल एक कोई रिकैप दे रहा हूँ, क्रिस्टलाइन एमोर्फस के बारे में बताया, फिर हमने क्रिस्टलाइन में दिया और एक यूनिट सेल बताया और बोला कि एक यूनिट सेल को जब आप रिपीट करते जाते हैं तो आपको पूरा का पूरा क्रिस्टल जनरेट होता हुआ मिल जाता है। फिर हमने ये कई सारे एग्जाम्पल दिए जहां पे हमने यूनिट सेल को डिफाइन किया। देन एक ट्रिक ली थी, सीटी और मारोगे तो पीट पीट के हेक्सागोनल शेप में पहले मोनोक्लिनिक और ट्राइक्लिनिक। आज हमारा एम होगा इसके अंदर से क्यूबिक वाले पार्ट को एक्सप्लोर करना, क्योंकि हमारे सिलेबस के अंदर क्यूबिक ही होता है और क्यूबिक के आपको पता ही चल गया होगा, कल अनिल कपूर वाली ट्रिक से भी हमने किया था। वैसे तो ये अरेंजमेंट होते हैं और इन अरेंजमेंट में से केवल 3 ही अरेंजमेंट इसके पास पॉसिबल होते हैं, प्रिमिटिव, बॉडी सेंटर और फेस सेंटर। तो चलिए बाकी के अरेंजमेंट और बाकी की चीजों को बड़े अच्छी तरीके से एक एक चीज को विजुलाइज करके समझने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहली बात ये थी कि हम लोगों ने डिफाइन किया कि एक चीज है जिसका नाम है यूनिट सेल। यूनिट सेल क्या है? यूनिट सेल ऐसा है कि जैसे ये आपका एक घर है और घर को बनाने के लिए आपने एक ब्रिक यूज की थी, वो जो ब्रिक है वो यूनिट सेल है और उसको जोड़ते जोड़ते बन गया घर, वो एक लैटिस है। तो एक ऐसा स्मॉलेस्ट रिपीटिंग अरेंजमेंट जिसे रिपीट करने पर पूरा क्रिस्टल जनरेट हो जाए, उसे हम क्या कह देते हैं? यूनिट सेल। तो दोस्तों एक छोटा सा ऐसा अरेंजमेंट जिसे रिपीट करते करते आपको एंटायर क्रिस्टल मिल जाए, उसे हम क्या कहेंगे? यूनिट सेल। तो अब मैं बात करूंगा क्यूबिक की, और क्यूबिक के अंदर 3 तरह के अरेंजमेंट केवल पॉसिबल है। या तो सारे एटम कॉर्नर पे होंगे, या सारे एटम कॉर्नर में और एक बॉडी के बीचों बीच में जिंदा पड़ा हुआ होगा, या फिर सारे एटम कॉर्नर और बाकी एटम्स फेस सेंटर पे होंगे। तो वो सारे स्ट्रक्चर्स को अपन अच्छे से विजुलाइज करने की कोशिश करते हैं। तो देखिए सबसे पहले मैं ये बता रहा हूं कि सारे एटम कॉर्नर पे हैं, जैसे कि आपको इस पिक्चर में दिख रहा होगा। लेकिन वो जो मॉडल दिखाया था वो था बॉल स्टिक मॉडल, मतलब ये एटम्स को बॉल से दिखाया गया है और स्टिक से बॉन्ड को। लेकिन इन एक्चुअलिटी तो ऐसा होता नहीं है ना, सारे एटम एक दूसरे से कैसे रहते हैं? जुड़े हुए रहते हैं इस तरीके से। तो इन एक्चुअलिटी में ये वाला अरेंजमेंट कुछ ऐसा अरेंजमेंट है जो आपको दिख रहा है यहाँ पे, पर ये यूनिट सेल नहीं है। क्योंकि यूनिट सेल क्या होता है? यूनिट सेल तो वो होता है जिसे हम बोलते हैं स्मॉलेस्ट रिपीटिंग अरेंजमेंट। तो ये बंदा इसका एक यूनिट सेल निकालता है, एक ऐसा अरेंजमेंट जो स्मॉलेस्ट भी हो और रिपीटिंग भी हो। जब ये इसको ऐसे पीसेस में काटेगा तो इसको ऐसा अरेंजमेंट कुछ दिख रहा है, ये देखिए, दिख रहा है? अब ये देखना, एक बार हम चेक भी कर लेते हैं क्या यही अरेंजमेंट स्मॉलेस्ट होगा, क्या यही अरेंजमेंट रिपीटिंग भी होगा। तो देखिए चेक करते हैं। अगर मैं इस पर्टिकुलर एटम को लूं और इसको, मतलब ये जो पर्टिकुलर अरेंजमेंट है, और इसको ऐसे कुछ पीसेस में काटूं, स्मॉल पीसेस में, ताकि मुझे एक स्मॉलेस्ट और रिपीटिंग यूनिट मिल सके, तो देखते हैं हमें कैसा अरेंजमेंट मिलेगा। ये देखिए, ये इधर से काटा और काटा, अभी स्मॉलेस्ट नहीं बना, अब स्मॉलेस्ट बन गया है। पर क्या ये स्मॉलेस्ट रिपीटिंग है? तो इसको रिपीट कर करके देखा, और जैसे ही इसी स्ट्रक्चर को हम रिपीट करेंगे तो देखिए पूरा क्रिस्टल वापस जनरेट हो गया। इसका मतलब जो मैंने स्ट्रक्चर पकड़ा था वो स्मॉलेस्ट भी है और वो रिपीटिंग भी है।
और जो कि कैसा बनेगा, कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर बन जा रहा है, राइट। इस स्ट्रक्चर को थोड़ा यहां से अच्छे से देखने की कोशिश करते हैं। यहां पर सबसे पहली बात मुझे पता चल रही है, देखिए सारे एटम एक दूसरे से जुड़ रहे हैं, सारे एटम एक दूसरे को टच कर रहे हैं। अगर सारे एटम बच्चे एक दूसरे को टच कर रहे हैं तो अगर ये एज लेंथ, ये आर है इसकी रेडियस और ये आर रेडियस है, तो ये दोनों आर मिलकर इसकी एज लेंथ ए के बराबर नहीं बना दे रहा है। तो आपको साफ साफ पता चल रहा है कि यहां कोई भी जगह ले लो, ये ले लो, ये आर, ये आर, और ये किसके बराबर होगी, ए के। तो इसकी एज लेंथ इज इक्वल टू 2r, मतलब 2 टाइम्स ऑफ रेडियस ऑफ वन एटम। देख लीजिए कोई भी जगह हम उठा लें, r और r। अब अगर मैं इस एटम का कंट्रीब्यूशन मानूं कि ये एक्चुअल में एक पूरे स्फीयर का कितना हिस्सा है, ये देखिए ये कुछ ऐसा दिख रहा है, इस तरीके से। तो अगर इसको मैं बोलूं तो ये मुझे तो ऐसा लगता है कि एक पिज्जा का पीस है, मतलब एक स्फीयर ऐसा है, उसको आधा काट दो तो ये देखो ये पिज्जा जैसा बन गया, और इसके 4 पीसेस कर दो तो जो एक पीस दिखेगा वो हूबहू ऐसा ही दिखेगा, राइट। तो अगर इस पीस का मैं कंट्रीब्यूशन बोलूं तो एक पूरे एटम का देखो हाफ पार्ट ये हुआ और हाफ का 1/4 पार्ट ये हुआ, तो इन एक्चुअलिटी ये कितना पार्ट लेता है, 1/8 पार्ट लेता है। और अगर बेटा ये 1/8 पार्ट ले रहा है, ऐसे कितने लोग हैं, 8 लोग हैं, तो मैं बोलूंगा 1/8 × 8 इज इक्वल टू 1 एटम पर यूनिट सेल आ रहा है। वापस देख लेते हैं, इधर से और समझ लेते हैं अच्छे से, ठीक है। ये देखिए अगर मैं इन सबको पीसेस को ऐसे जोड़ता जाऊं, ये देखिए ये पहले आधा स्फीयर बना और ये 8 पीसेस ने जुड़कर एक एटम बना दिया। इसका मतलब हर पीस एक्चुअल में कितना कंट्रीब्यूशन ले रहा था, 1/8 कंट्रीब्यूशन ले रहा था। और यहाँ ए और आर के बीच में रिलेशन क्या आ रहा था, ए इज इक्वल टू 2r आ रहा था। तो अगर इसी बात को मैं यहां पे लेकर आऊं, तो हम इसे इधर भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकता हूं बेटा, यहां पे लिख सकता हूं z यानी कि नंबर ऑफ एटम्स 1/8 मल्टीप्लाइड बाई 8 इज इक्वल टू 1 एटम, राइट। तो पहले तो मैंने यहां पे नंबर ऑफ एटम्स लिख दिए यूनिट सेल में, और ए और आर के बीच में रिलेशन आया था इज इक्वल टू 2r। गॉट इट और नॉट। तो देखो 2 रिलेशन तो मैंने यहां पे निकाल लिए। खैर अभी एक एक करके सारे यूनिट सेल में चलते हैं और सारी चीजें सीखेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पे बॉडी सेंटर्ड, उसको बड़े आराम से पढ़ना और ढंग से समझने की कोशिश करना। ये तो बड़ा आसान था, ए इज इक्वल टू 2r दिख रहा है, हर एक एटम अपना कंट्रीब्यूशन 1/8 ले जा रहा है। तो मैं इस पार्ट को आगे बढ़ा देता हूं, ठीक है। तो हम लोगों ने ये तो आराम से सीख लिया कि हर एटम, ये जो एक छोटा सा पीस है, ऐसे ही पीसेस को अगर मिलाता जाऊं तो एक पूरा एटम हमें जनरेट होता हुआ मिलता हुआ पता चल जाएगा, राइट। ये तो हमारे पास ये। अगला एटम आता है बॉडी सेंटर। भाई साहब बॉडी सेंटर कैसा दिखता है, कुछ इस तरीके से। सारे एटम अपने अपने कॉर्नर में हैं और एक एटम जिंदा बीचों बीच में कहां बैठा हुआ है, इसकी बॉडी के बीच में। तो अगर मैं जो अभी मॉडल बनाया ये वाला, इसको अगर सही मॉडल में क्रिएट कर दूं तो इट लुक्स लाइक दिस, मतलब कैसा, कुछ ऐसा दिखेगा बेटा, इस तरीके से। यहां पर एक गजब की बात देखना, बहुत मस्त सी। तेरे को ये दिख रहा होगा कि यहां पर ना तो ये एटम और ये एटम एक दूसरे को टच कर रहा है, और बेटा ना ही ये एटम और ये एटम टच कर रहा है, और तो और ये जो एटम है और ये जो एटम है इसके बीच में भी गैप है, दिख रहा है। तो ना यहां पर देखो कोई टच करती हुई लाइन नहीं दिख रही है। देखो कमाल की बात यह है, ये देख, अगर मैं इसको हटा दूं और थोड़ा सा घुमा फिरा के अपन अब एक बनाने की कोशिश करते हैं यूनिट सेल, बस एक लाइन ऐसी दिखेगी, ये एटम इस बीच वाले को और ये एटम इसको। इसे हम कहते हैं क्या, बॉडी डायगोनल। क्या कहते हैं, बॉडी डायगोनल। मतलब बॉडी के बीचों बीच से एक डायगोनल पास किया गया है। जैसे एक रूम है, एक रूम का ये कॉर्नर, एक वो कॉर्नर, और दोनों कॉर्नर को लेकर ऐसे मिला दिया, तो ऐसे बंदे को क्या कहते हैं, बॉडी डायगोनल। ये देख, ये वाला। तो ये हमारा
अभी यूनिट सेल नहीं बना, यूनिट सेल तो इसे काटने पीटने के बाद ये अपने यूनिट सेल के जन्म में आएगा। तो इस तरीके का। अब यहां पर देखो और क्लियर पिक्चर दिख रही है कि कौन कौन से एटम टच कर रहे हैं। ना तो ये एटम और ये एटम एक दूसरे को टच कर रहा है, ना ही ये एटम और ये एटम टच कर रहा है, बल्कि अगर आप देखोगे तो एक अलग ही पेयर आएगा जो एक दूसरे को टच कर रहा है। यस, और वो ये होगा, ये एटम और ये बीच वाला। ऐसी लाइन खींच दो तो ये, या फिर ये एटम और ये बीच वाला, राइट। तो देखिए अगर हम यहां से बात करें तो पहले इसका बना लेते हैं हम एक यूनिट सेल बनाने का वही तरीका कि इसको तब तक काटते हुए जाएंगे जब तक हमें एक स्मॉलेस्ट रिपीटिंग अरेंजमेंट ना मिल जाए, एक ऐसा अरेंजमेंट ना मिल जाए जो सबसे स्मॉल हो। ये देखिए मिल गया। अब इसको ये मिलाता जा रहा है। तो देखिए मैं जिस एटम की बात कर रहा हूं ना वो कुछ ये वाला है बेटा, ये अरेंजमेंट, ये एटम और ये एटम, मतलब इसकी रेडियस अगर r, ये r और ये r, तो बेसिकली 4r। बट ये 4r होगा किसके बराबर, देखिए यहीं कैलकुलेट कर लेते हैं, 1 सेकंड लगेगा। ये अगर a है तो ये इसके लिए बन गई परपेंडिकुलर। मैं कुछ ऐसी बात कर रहा हूं, ये परपेंडिकुलर बन गई है, राइट, और ये a बन गया है, और जिस एटम को अभी मैंने पकड़ लिया है वो ये वाला है, ये लाइन, इसको ऊपर वाले को हटा देना, अंदर से पास हुआ है। मतलब तुझे साफ साफ दिख रहा है कि ये r, ये इसका r, ये इसका r, ये इसका r, मतलब 4r हो गया। ये क्या है, a है, और ये किसके बराबर होगा बताइए। ये देखिए ये डायगोनल बन गया इस सर्कल का, मतलब इस ट्राइंगल का। मतलब अगर ये a होता, ये a होता, तो पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे सिंपल, तो आप क्या बोलोगे, h स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। तो h इज इक्वल टू आ गया √2a, अरे बाप रे, √2a। तो ये लाइन के अलोंग, ये तो बेचारा उड़ ही गया। अब तो ये आ गया √2a, ये आ गया a, और ये जो वैल्यू थी 4r ये किसके बराबर आएगी, अगेन पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हो। तो 4r का होल स्क्वायर a स्क्वायर √2a का स्क्वायर, ठीक है। अब ये एटम के कंट्रीब्यूशन बताने की इनको थोड़ी ज्यादा जल्दी है, तो अपन वो भी देख लेते हैं कि भैया देखो ये सारे कॉर्नर मिलाए और ये मिलाया, तो टोटल एटम तो कितने बन गए हैं, 2 बन गए। आप इस डायग्राम से देख सकते हो, मैं वापस दिखा दूं, ये a है तो ये कितना होगा बेटा, ये √2a होगा। तो ये ऑटोमेटिकली क्या बन जाएगा, √3a बन जाएगा। इसको समझने में बहुत सारे बच्चों को थोड़ी दिक्कत भी रहती है, तो एक काम करता हूं, इसको एक और जगह से मैं आपको दिखा देता हूं। ये देखो, ये स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है बेटा, गौर से देखना। अगर इस स्ट्रक्चर की बात करूं तो आई एम टॉकिंग अबाउट दीज एटम, जो एटम यहां पर येलो कलर के दिख रहे हैं आपको। एक लाइन सीधी इन पे खींची गई है, ये डिस्टेंस 4r के बराबर है, ये भी बता दिया इसने। ये आधा कटा, ये पूरा 2r और ये r। अब गौर से देखियो, अगर मैं इसको इसका परपेंडिकुलर मानूं जो ये है, और इस ट्राइंगल का ये बेस मानो, तो ये बेस किसके बराबर हो गया, खुद सोच, ये बेस किसके बराबर हो गया। अगर ये a है, ये a है, तो ये किसके बराबर हो गया, √2a। यस, और सीधे सीधे पाइथागोरस थ्योरम निकाली, बोला कि ये जो 4r का होल स्क्वायर है दैट इज इक्वल टू a स्क्वायर जो परपेंडिकुलर है, और दूसरा √2a स्क्वायर। तो आपको साफ साफ मालूम पड़ गया कि 4r इज इक्वल टू किसके बराबर आया, √3a के बराबर आया। मतलब मैं यहां पर कह सकता हूं 4r √3a होता है, या फिर आप बोल दीजिए कि a इज इक्वल टू, राइट, डन है, क्लियर है एक एक चीज। तो ये होता है अपने पास कौन सा, BCC। ये देखिए, ये एटम ब्लैक वाला और ये कॉर्नर वाला, ऐसे करके मैं इनको मिला रहा हूं। पीछे आते हैं, देखना,
तो नंबर ऑफ एटम हमें 2 मिल गए हैं, यहां पे मैं लिख भी दूं इन्हें, Z 1/8 A और R के बीच में रिलेशन 4R हो गया। अब लास्ट पे आते हैं जिसका नाम है फेस सेंटर्ड। वो इजी है कंपैरेटिवली, इसके एटम था। इसके बाद वाला स्ट्रक्चर है मेरा फेस सेंटर्ड एटम, जिसमें सारे एटम कॉर्नर में दिख रहे हैं और बाकी जो 6 फेसेस हैं, 6 फेसेस पर 6 एटम्स दिख रहे हैं। इसका अगर ये बंदा यूनिट सेल निकालने जाएगा तो यूनिट सेल इसका कैसा निकलेगा, ये देखिए, इसका स्मॉलेस्ट पीस कुछ इस तरीके का, राइट। ये बन गया इसका यूनिट सेल। यहां से भी देख लीजिए, कि ये सारे एटम कॉर्नर में और बाकी एटम कहां हैं बेटा, फेसेस पे। इसको अगर मैं बड़ा कर दूं, वापस से मैं वही शुरू करूं कि मैं एक स्मॉलेस्ट और रिपीटिंग यूनिट बनाने की कोशिश करूं, तो मैं क्या करूंगा, इसको वापस से ऐसे कट डाउन करूंगा, जैसे अब ये लेगा और इन सारे स्ट्रक्चर्स को इस तरीके से काटा। इससे ज्यादा स्मॉलेस्ट नहीं हो सकता, वरना वो रिपीटिंग नहीं बनेगा। देखो सारे कॉर्नर को मिलाया और हर एक एटम को मिलाया, कितना बन गया। आप गौर से देखिए, ये जो एक्चुअल में ये दिख रहा था ना एक फेस वाला, ये जो फेस वाला था ये बेटा हाफ पार्ट ले रहा है, ये आधा एटम जैसा ही है, आधे कटोरे जैसा है। ये देखिए, गौर से देखो, ये कैसा दिख रहा है, हाफ एटम जैसा दिख रहा है आपको, आधे कटोरे के जैसा, ये रहा। और एक एटम के अंदर आप लोगों को पता हो, एक क्यूब के अंदर कितने फेसेस होते हैं, टोटल फेस होते हैं 6, और हर फेस आधे कटोरे जैसा ले रहा है, मतलब ये कितना ले रहा है, हाफ पार्ट। तो बोलिए कितने फेसेस हो गए, 3 एटम्स हो गए। कितने एटम्स हो गए, 3 एटम्स। अब जरा गौर से देखना बेटा, ये आर है, ये आर है, ये आर है और ये आर है। ये तो सीधा सच्चा सा डायगोनल दिख रहा है। अगर ये लाइन ए है, ये लाइन ए है, तो आपको साफ साफ दिख रहा है यहां पर क्या आ रहा है, 4r इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसका स्क्वायर। तो मुझे मालूम पड़ गया 4r इज इक्वल टू √2a, और अगर मुझे ये पता चल गया तो मैं बोल सकता हूं a इज इक्वल टू 2√2r। व्हाट इट और नॉट, क्या बात आ रही है समझ में सभी लोगों को। तो देखो बड़ा आसान, मैंने बोला, और ये मेरे पास रिलेशन भी आ गया इसका ए और आर का, और नंबर ऑफ एटम पता चल गए कि हर कॉर्नर वाला हाफ पार्ट ले रहा है, मल्टीप्लाइड बाई 6 इज इक्वल टू 3 एटम्स, और हर कॉर्नर 1/8 ले रहा है। हर फेस सेंटर वाला हाफ पार्ट ले रहा है, हर कॉर्नर 1/8 ले रहा है, इंटू 8 इज इक्वल टू 1। बोलिए टोटल एटम कितने हो गए, 4 एटम्स। होप इट इज क्लियर टू यू। देखिए अब इन चीजों को ही मैं यहां पर कंप्लीट करता हूं इसका। अगर मैं इस पर्टिकुलर एटम की बात करूं बेटा, यहां पर गौर से देखियो, फेस सेंटर्ड है, हाफ मल्टीप्लाइड बाई 6 प्लस 1। अच्छा 1 किसकी वजह से, वही 1/8 वाला, तो इसको यहां पे 1/8 इंटू 8 कर देता हूं। टोटल एटम कितने हो गए, 4। इसमें कोई शक, कोई परेशानी नहीं। दूसरी बात, √2a इज इक्वल टू 4r के बराबर हमारा रिलेशन है। अब सवाल आता है पैकिंग फ्रैक्शन क्या भला है। पैकिंग फ्रैक्शन क्या होता है, पैकिंग फ्रैक्शन मतलब होता है कि किसी भी चीज को कितनी अच्छी तरीके से आपने पैक किया। मान लीजिए कि सेम सामान को सेम सूटकेस में आप धर के ले जाते हो और सेम सूटकेस में आपकी मदर पैक करती है, तो आप देखोगे कि जब मम्मी ने पैक किया होगा वाला सामान तो भाई कैसा होगा, ज्यादा सामान आ गए होंगे ना, और जब खुद पैक करोगे तो कम आएंगे कि नहीं आएंगे। क्यों, क्योंकि तुम पे पैकिंग करनी अच्छे से नहीं आती है, जबकि मम्मी ने सेम वॉल्यूम को बहुत अच्छे से यूज किया है। तो देख यहां पर गौर से समझियो, पैकिंग समझने के लिए क्या बोलूं मैं, मान ले तेरे मार्क्स बोलूं मैं, तेरे मार्क्स कितने आएंगे बाजार में, मतलब स्कूल में तेरे मार्क्स कितने आएंगे, तू बोलेगा मार्क्स कितने ऑब्टेन हुए हैं, तेरी परसेंटेज निकालनी है ना, और तू बोलेगा टोटल मार्क्स कितना था।
जो अवेलेबल था तेरे पास स्कोर करने के लिए, जो एरिया वो इतना, तूने कितने स्कोर किए वो मल्टीप्लाइड बाई 100, इससे तेरे पास तेरी परसेंटेज आ जाती है कि नहीं आ जाती बेटा? बहुत बढ़िया। अब देखियो, अगर मैं ये बोलूं कि कितना वॉल्यूम मैंने यूज किया है, वॉल्यूम यूज्ड बाई एटम्स इन अ यूनिट सेल, एक यूनिट सेल में एटम्स ने कितना वॉल्यूम यूज किया है अपॉन वॉल्यूम ऑफ क्यूब। एक क्यूब में ही तो बात कर रहे हैं हम, क्यूब का वॉल्यूम किसके बराबर होता है? ए क्यूब। राइट, या जाएगा इसका पैकिंग का फ्रैक्शन, और अगर इफिशिएंसी निकालनी है तो मल्टीप्लाइड बाई 100। मान सकते हो कि नहीं मान सकते हो? चलो, अब अगर मैं अलग अलग बंदों की बात करूं, मान लो मैं सिंपल क्यूबिक की बात करूं, ध्यान से देखना, सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर की बात करूं तो मैं बोलता हूं भैया एक एटम का वॉल्यूम कितना होगा? एक एटम तो एक स्फीयर है और वॉल्यूम कितना आएगा? 4/3 पाई आर क्यूब। तो 1 ठीक है डिवाइडेड बाई ए क्यूब, दिस इज इक्वल टू इट्स पैकिंग फ्रैक्शन। और हम लोग ये सीख कर आए हैं अभी अभी कि यहां पर ए इज इक्वल टू क्या होता है मेरे भाई? 2r होता है कि नहीं होता? तो यहां पर 2r डाल देगा तो कितना आ गया? 4/3 पाई आर क्यूब डिवाइडेड बाई 2r का होल क्यूब। क्यू से क्यू काट दे, बोल कितना बन जा रहा है? पाई/6। इसको देखेगा तो लगभग 0.52 के पास आएगा। अगर परसेंटेज निकाल ले कि कितना परसेंट इन एटम्स ने ऑक्यूपाई किया है इसमें, तो तू क्या बोलेगा? परसेंटेज इज इक्वल टू पैकिंग फ्रैक्शन मल्टीप्लाइड बाई 100। 52% एटम्स ने ऑक्यूपाई किया है, बाकी 48% खाली रह गया है। 48% वेकेंट स्पेस। समझ गया बात को? तो इसी तरीके से हम सबके निकाल लेते हैं। चल, अगर इसकी जगह बॉडी सेंटर्ड होता तो बीसीसी, तो मैं क्या बोलता? कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया? टोटल एटम्स 2 थे, एक एटम का वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यू डिवाइडेड बाई ए क्यू। और हमने यहां पे देखा था 4r इज इक्वल टू √3a होगा, तो a इज इक्वल टू a इज इक्वल टू 4r बाई √3। इसको पुट किया 4r बाई √3, इस पूरी टर्म का होल क्यू। यहां आ गया पैकिंग फ्रैक्शन, इसकी वैल्यू आती 0.68। इसको मल्टीप्लाई करोगे, पैकिंग एफिशिएंसी आ जाएगी 68%। मतलब 68% तो एटम्स ने ऑक्यूपाई किया, बच कितना गया मेरे भाई? 32%। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं ना? अगर इसके बदले कोई बोले कि यार एफसीसी का निकाल के दिखाओ, तो ले अब तो बड़ा आसान हो गया, हमें तरीका ही मालूम पड़ गया ना। वॉल्यूम, एक एटम का वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब। कितने एटम होते हैं एफसीसी में? 4 होते हैं। डिवाइडेड बाई, भाई साहब डिवाइडेड बाई क्या करोगे? अरे बोल का दिया, अगर मुझे यहां पर वॉल्यूम ऑफ क्यूब निकालना है तो हमेशा ही वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितना आएगा? ए क्यूब। और ए इज इक्वल टू क्या होता है? यहां पर अगर मैं देखूं तो √2a इज इक्वल टू होता है 4r। यस, तो बस इसी को पुट कर देना है, तो मेरे को पता चला कि a इज इक्वल टू 2√2r। 2√2r इसे पुट किया और ये जो वैल्यू है ये बन जाएगी 0.74। पैकिंग एफिशिएंसी बोलेगा तो आ जाएगी 74%। और वेकेंट स्पेस बोलेगा तो आ जाएगा कितना? 26%। क्या तुम्हें एक एक बात समझ में आ रही है? हाँ के ना? अगर तुम्हें बात समझ में आ रही है तो ठोक दो एक लाइक। हाँ ठीक है। तो पता नहीं यार, मुझे आज तक नहीं समझ में आ पाया कि लाइक से क्या फायदा होता है, बट अगर फायदा होता है तो जरूर पहुंचाना। क्योंकि देखो, मेरी तो ये वन टाइम मेहनत है कि मैं आप लोगों के लिए बना रहा हूं और आप लोगों को एक शिक्षा का दान दिया जा रहा है, जिसमें मैं आपको बढ़िया एक क्वालिटी कंटेंट शेयर कर रहा हूं और ये शिक्षा आपके लिए पूरी जीवन भर काम आएगी। साथ ही साथ इससे आने वाला जो रेवेन्यू है वो भी एक ऐसे बच्चे के पास जा रहा है
पहले हम कोशिश करें, देखिए एक रेवेन्यू अगर उस लिमिट तक पहुंच गया जहां तक उनका है, उत्कर्ष ठाकुर का है, तो उत्कर्ष का होने के बाद किसी और ऐसे नीडी बच्चे को जिसको ज़्यादा ज़रूरत है और जो अब आगे की पढ़ाई नहीं कंटिन्यू कर पा रहा, उस तक पैसे पहुंच जाएंगे। तो कोशिश करना कि ये वीडियो का आप ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा भी लो और अपने दोस्त यार सभी लोगों को बताएं इसके बारे में, ताकि जो हमारा मेन मकसद है, अल्टीमेट एम है, वो पूरा हो सके। राइट? जब किसी के लिए कुछ अच्छा करते हो ना, ऐसा लगता है भगवान का कुछ काम कर दिया है, बहुत अच्छा लगता है। तो देखिए यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो 4 × 4/3 पाई आर क्यू और ए क्यू, इसे करूँगा तो ये सब आ गया। तो अब चलिए अपने अब भर देते हैं। यहाँ देखो पैकिंग फ्रैक्शन कितना कितना आया था पहले वाले का, 0.68। क्यूबिक की सबसे क्लोज पैकिंग यही बैठ रही है, क्योंकि ये देखो ये 52% है, ये 68% पैकिंग है और ये 74% है। तो इसका नाम ही हो जाएगा क्यूबिक की सबसे क्लोज पैकिंग, मतलब क्यूबिक क्लोज पैकिंग। राइट? वेकेंट स्पेस, जो बचा हुआ स्पेस है, राइट? अब बात करते हैं हमारी फाइनल चीज पे, जिसे अपन लोग बोलने वाले हैं डेंसिटी कैसे निकालें। तो आइए समझ लेते हैं डेंसिटी किस तरीके से निकाली जा सकती है। डेंसिटी तो यार हम लोग बचपन से सीखते आए हैं कि डेंसिटी इज इक्वल टू क्या, मास अपॉन वॉल्यूम। अब वॉल्यूम हम बात कर रहे हैं क्यूब की, तो क्यूब का वॉल्यूम तो यार फिक्स हो गया ना, ये तो हमेशा ही एक क्यू आएगा। अब मास, अगर मुझे एक एटम का मास पता चल जाए तो सबकी कैलकुलेशन इजी हो जाएगी, क्योंकि बस एटम्स ही तो वेरी कर रहे हैं। अच्छा, वो कैसे पता चलेगा? आप लोगों ने एक फॉर्मूला बचपन में पढ़ा होगा, मोल्स इज इक्वल टू गिवन वेट अपॉन मोलर मास। जैसे सोडियम का मोलर मास 23 आएगा, है ना, आपके किसी और एटम का जैसे पोटेशियम का आ जाएगा आपका 39 आ जाएगा। इसी तरीके से किसी भी एटम का, जैसे मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम का आ जाएगा आपका 24 आ जाएगा। तो वो सब मोलर मास होता है। तो अगर मैं मोल्स की बात करूं, मान लो मैंने इधर 1 रख दिया, इसको वेट रख दिया, इसको मोलर मास डाल दिया, तो क्या मैं ये नहीं बोल सकता कि 1 मोल एटम के लिए मास ऑफ 1 मोल atoms is equal to its molar mass, right? अच्छा, 1 मोल एटम मतलब मास ऑफ Na एटम्स, मास ऑफ Na एटम्स। Na सोडियम नहीं है, Na है एवोगैड्रोस नंबर, जिसकी वैल्यू होती है 6.02 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻23। मतलब इतने एटम्स का मास उसके मोलर मास के बराबर है। आप खुद बोलिए, अगर 100 एटम का मास मोलर मास के बराबर होता तो एक एटम का कितने बोलते, मोलर मास अपॉन 100। अब इतने का है तो बताइए 1 एटम का मास कितना हो गया, मास ऑफ 1 एटम इज इक्वल टू मोलर मास अपॉन Na। बस अब डेंसिटी का फॉर्मूला आपने पता है, आप रख दीजिए डेंसिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स इन ए यूनिट सेल मल्टीप्लाइड बाई मोलर मास अपॉन Na। भाई ये एक एटम का मास हो गया था ना, ये वाली, ये जो वैल्यू है ये और कहीं से नहीं बेटा, अभी अपन ने एक एटम का मास निकाला और जितने एटम्स होंगे एक यूनिट सेल में उससे मल्टीप्लाई मार दिया और डिवाइड कर दूं किससे, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल से, आगे डेंसिटी। वापस समझाओ, एक यूनिट सेल में मास तो उसके एटम्स की वजह से ही होगा ना, और किसकी वजह से होगा, तो मास ऑफ एटम इन ए यूनिट सेल अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। अब मास ऑफ एटम इन ए यूनिट सेल निकालने का तरीका, भाई जितने एटम्स हैं वो उसकी रैंक बताएगा, और एक एटम का मास तो अभी तूने देखा ही था कि मोलर मास अपॉन Na होता है, इनटू A क्यू, खत्म।
याद रखियो हमेशा मोलर मास क्योंकि ग्राम में होता है और डेंसिटी ग्राम पर ml में दे रखी होगी या ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में दे रखी होगी। तो इसको हमेशा ये जो पिकोमीटर में नैनोमीटर में दे रखा हो तो उसको सेंटीमीटर में जरूर कन्वर्ट कर लेना। इसके क्वेश्चंस में बस इतना सा ही ध्यान रखा जाता है। तो आप अब खुद देख लीजिए। अब अगर मैं यहां पर लेके आ जाऊं तो हमारा ये पार्ट भी बेटा खत्म होता है। यहां पे अगर मैं बोलूं सिंपल क्यूबिक में एक एटम है मल्टीप्लाइड बाय जो भी उसका मोलर मास है अपॉन Na इंटू AQ। यहां पर कितने एटम्स है? 2 एटम्स है, 2 इंटू मोलर मास अपॉन Na इंटू AQ। यहां देखिए तो 4 थे तो 4 इंटू मोलर मास अपॉन Na इंटू AQ। खत्म हो गई कहानी। तो उम्मीद है आप लोगों को यूनिट सेल की जो भी मैंने आपको थ्योरी बताई वो आपको अच्छे से समझी होगी, इसकी पैकिंग एफिशिएंसी से लेकर आगे की सारी चीजें। धन्यवाद।